हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम जो पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, ये उसका तीसरा लेक्चर है। तो अब तक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारा कुछ बताया है और पीडीएफ तक हमने बात करी थी, सॉरी पीएमएफ तक, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तक। तो आई होप आप लोगों को वहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब पहले मैं टॉपिक से हट के कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें डायरेक्टली यूज़ होती हैं एंड देन फिर हम अपन इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तो वो जो मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखाता हूँ वो आप बिल्कुल रिमार्केबल पॉइंट हैं, वो आप चाहो तो कॉपी के एकदम फ्रंट में लिखो, लास्ट में लिखो, है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो देखो, आप लोगों ने बाइनोमियल पढ़ा होगा, है ना। एक मिनट, मैं ज़रा अंडरस्टैंड। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने जैसे बाइनोमियल पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो वो बस एक फॉर्मूला याद रखें। कौन सा? कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है ना, वो होता है NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब, है ना। और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक? प्लस NCn x रेज टू पावर n। ये मान लो पहला, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब नाउ इसी इक्वेशन में मैंने पुट करा x बराबर 1। अब मैंने इसमें क्या पुट करा? x बराबर 1 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आया? NC0 प्लस NC1, क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई। फिर वहाँ कितना आया? NC2। फिर कितना आया? NC3 प्लस डॉट 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 NCn। इतना मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ये तो आइडिया है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ये, है ना। नाउ ये किसके बराबर आ जाएगा? इधर रखो x बराबर 1, तो 1 प्लस 1 2 टू पावर n आ जाएगा। तो देखो एक हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लेकर जो हमारे पास एक सीरीज मिलेगी ना, NC1 NC2 NC3 सॉरी NC0 से लगा के एंड अप टू NCn तक, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा 2 टू पावर n। इससे क्या होगा, कई सारे अगर आपको NCR ये सब सॉल्व करने हो ना, तो अगर पैटर्न दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी अपने पास इजिली आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि पुट x बराबर -1। अच्छा, -1 रखा तो हमारे पास कितना आया? NC0, है ना। अब यहाँ -1 रखा तो ये माइनस का NC1 हो गया, है ना। स्क्वायर है तो माइनस रखा भी तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये प्लस का NC2। और फिर NC3 ऑड पावर वाला है इसीलिए माइनस। इसी तरह कहानी डॉट 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 करते चली जाएगी। ओके, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं एक काम करता हूँ, 2 और 3 को ऐड करता हूँ। 2 और 3 को मैं ऐड करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आया? NC0 2 टाइम्स ऑफ NC0 आया कि नहीं आया? NC1 ये दोनों कट गया, प्लस माइनस हो गए, ठीक है। फिर NC2 ये भी 2 बार जुड़ेगा, तो मैं 2 टाइम्स एक बार कॉमन ले लूँ, चलेगा। तो ये कितना आएगा? NC2 प्लस NC3 कट जाएगा, NC4 आ जाएगा 2 बार। तो 2 मैंने कॉमन ले रखा है बाहर, इसलिए मैंने एक बार लिखा। और ऐसे कहानी डॉट डॉट आएगी और राइट साइड में 2 टू पावर, ओ मैं यार इधर लिखना भूल गया क्या? ओके, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं -1 रखूंगा तो इधर -1 रखूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा ना। 0 टू पावर n 0 ही होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ। 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ तो 2 टू पावर n में क्या ऐड होगा? 0 ऐड होगा, जो कि 2 टू पावर n ही रहेगा। और यहाँ से इस 2 से एक 2 मरने के बाद कौन बचेगा? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस डॉट 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 अप टू 2 टू पावर n-1 बचेगा, ठीक है ना। ये देखो एक और सीरीज मिल गई भाई, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो। और अगर मैं क्या करूं कि 2 में से 3 को घटा दूं, ठीक है ना, 2 में से 3 को घटा दूं, तब भी हमारे पास सीरीज जो मिलेगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो मिलेगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 एंड प्लस डॉट 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 अप टू, और इसका भी आंसर 2 टू पावर n-1 आएगा। वो बीच की कैलकुलेशन हमने करके बता दी। घटाओगे तो जाहिर सी बात है, इसमें से ये घटाओगे तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और ये ऑड सफिक्स वाले जो हो जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो
इवन वाले घट जाएंगे, ऑड वाले जुड़ जाएंगे। हाँ, आंसर सब इनका क्या सेम ही आता है। तो ये चौथी, ये पांचवी। तो आपको जो याद रखना है बेसिकली ये याद रखना है, एक ये और एक ये। अच्छा, ये दोनों सेम है, यानी कि एक तरफ से 0 से लगा के n तक के बाइनोमियल कोफिशिएंट का सब कितना 2 टू पावर n, लेकिन उनमें से आधे आधे ले लें। आधे आधे का मतलब ऑड सफिक्स वाले लूँ या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट में इवन सफिक्स वाले लूँ। इवन है ना, इन दोनों सीरीज का सम कितना आता है 2 टू पावर n-1 आता है। चाहे आप इवन सफिक्स के लो चाहे ऑड सफिक्स लो, सब इक्वल आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, तो ये वो जरूरी बात थी जो मैंने बताया। अब मैं इसका यूज करूंगा जहां जरूरत लगेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रोबेबिलिटी में तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पीएमएफ खत्म कर लिया था और बता दिया था कि पीएमएफ क्या होता है। अब मैं एक बात बताता हूं, एक आता है नाम CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CDF भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या होता है ये जो है एक ऐसा फंक्शन होता है या ऐसी चीज होती है जो प्रोबेबिलिटीज को जोड़ता है। जैसे जो हमने कल पीएमएफ सीखा ना, तो पीएमएफ एक ऐसा फंक्शन होता है जो प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है ना, टेबल बना के हम लिखते हैं। CDF क्या होता है, उन्हीं प्रोबेबिलिटी को जोड़ के लिखता है, यानी जहां पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, वहां से पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के लिखता है। तो एक तरह का ये ऐसा फंक्शन है जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ के लिख रहे हैं तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी कंबाइन कर रहे हैं कि नहीं, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो पहले मैं लिखता हूँ और एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्या देता है, इट गिव्स combined probability। combined probability, ठीक है, ऑफ पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज को देता है या रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड इट इज represented by कैपिटल fx। ठीक है ना, जो स्मॉल fx है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, px लिखते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को px से या स्मॉल fx से दिखाया जाता है, लेकिन अगर कैपिटल fx दिखाया गया तो वो CDF को दिखाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? नाउ हमने जो एग्जांपल लिया था 3 कॉइन टॉस करने का, 3 कॉइन टॉस्ड है ना, उसका हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बताया कि हेड एंड नंबर ऑफ हेड, और जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग px, या इधर मैं fx भी लिख सकता हूँ, बट px लिख दिया कि pmf है। तो इनकी वैल्यू भी आ गई अपने पास, बिल्कुल आ गई ना, 0 पे, 1 पे, 2 पे एंड दिस। ओके, तो 0 पे आपको मालूम है, मैं पुराना ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 1/8, 3/8, 3/8 एंड अगेन 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कैपिटल fx, यानी कि CDF लिखने जा रहा हूँ। अब CDF क्या होता है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी देता है। तो पहले कॉलम पे 0 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, तो यहाँ पर 1/8 लिख दोगे। अब अगले कॉलम पे जब प्रोबेबिलिटी लिखोगे ना, तो इसमें पहली वाली जोड़ के लिखोगे, यानी ये वाली जोड़ के लिखोगे। तो 3/8 में 1/8 जोड़ के लिखोगे, कितना हो जाएगा, 4/8, और यही प्रोसेस रिपीट करते चले जाओगे। यानी कि अब अगला कॉलम पे जब प्रोबेबिलिटी लिखोगे ना, तो उसमें ये वाली जोड़ के लिखो, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7/8 आ जाएगा। ठीक है, और जब ये लिखोगे तो उसमें ये वाली ऐड करके लिखोगे, इसलिए ये 8/8 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये फाइनल आंसर बनाता है। तो जब भी हम CDF लिख रहे होंगे उसमें जोड़ के लिखेंगे, आपको तो पता चल गया, इसमें फाइनल वैल्यू हमेशा बनाती है। क्यों? क्योंकि ये फाइनल स्टेप में, हर स्टेप में अपनी पीछे वाली सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के आता है कि नहीं आता है। तो फाइनल स्टेप में वो क्या होता है, शुरू से अंत तक सारी जोड़ के रख देगा। तो फाइनल स्टेप में 1 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए।
तो आई होप ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि CDF कुछ और नहीं है यार, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या करता है, पिछली सारी प्रोबेबिलिटीज को अपने में समेटते चलता है। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, मैं एक क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखता हूं और उसमें कुछ चीजें पूछनी है, 1 2 3 ऐसे ऐसे दे रहा हूं, मैं सीधे सीधे लिखता हूं। आप चाहो तो 10 सेकंड वीडियो स्किप भी कर दो। x 1 2 3 4 और यहाँ पर px हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे बैरियर लगा दूं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ k, यहाँ पर लिखूंगा 2k, यहाँ पर 3k और यहाँ पर कितना 4k। इस तरह से प्रोबेबिलिटी दी गई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड, पहला एक तो k की वैल्यू निकालनी है, दूसरा ठीक है, दूसरा मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, फाइंड CDF निकालो। ठीक है, तो बस 2 ही क्वेश्चन, बाकी हम बात नहीं करेंगे, बड़ा क्वेश्चन लेके। तो नाउ सॉल्यूशन करने जाते हैं। अच्छा, भगवान का नियम जानते हो क्या कहता है? भगवान का नियम ये कहता है कि किसी भी तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये ऊपर वाले का नियम है, इस नियम को सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, जब कभी अननोन वाली बात आई तो ये बताओ कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, क्योंकि अपन जानते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम सिग्मा px वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बताओ ये सारी प्रोबेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, ये 2 हैं कि नहीं है, ये सब चारों। तो k + 2k + 3k + 4k है ना, बराबर कितना आ जाएगा 1। तो 4 3 7 और 2 9 1 10, यानी कि 10k = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से k की एक वैल्यू आई 1/10, तो k की वैल्यू तो मिल गई। अच्छा, जब k की वैल्यू मिल गई तो यही रख दो। तो ये हमारे पास टेबल मॉडिफाई होके कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x = कितना आ गया, 1/10, यहाँ पर 2/10 और यहाँ पर 3/10 और यहाँ पर कितना 4/10। तो ये हमारे पास टेबल बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। नाउ अब अपने को क्या चाहिए, CDF भी चाहिए, और CDF निकालने के लिए मुझे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, इसी के नीचे एक रो बढ़ानी होगी कैपिटल Fx की। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसको अपन जोड़ जोड़ के लिखते हैं। आप लोग खुद ही बताओ कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/10, इसमें पिछला वाला जोड़ के 3/10, पिछला वाला जोड़ के 6/10 और पिछला वाला जोड़ के कितना 10/10, दैट इज 1। तो ये उसका CDF आ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ ये तो समझाने के लिए था, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा बड़े लेंथ का, और मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, मतलब उस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और कई टाइप के वेरिएशंस जो आते हैं ना वो मैं उस क्वेश्चन में दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ पहले। नाउ क्वेश्चन लिखते हैं, आप कम से कम 20 सेकंड वीडियो स्किप कर सकते हैं। नाउ x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी जो दी गई है हमारे पास वो दी गई है a 3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a और 17a, ठीक है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट। ना इसमें फाइंड क्या करना है, एक तो अननोन प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी में अननोन है तो अननोन तो निकालना ही पड़ेगा। पहला पार्ट इसमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। फिर सेकंड नंबर पे CDF निकालना है अपने को। सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, CDF,
ठीक है ना, CDF निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आई हुई प्रोबेबिलिटीज को जोड़ जोड़ के लिखना है। नाउ थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट है, ये सेकंड था ना, ये थर्ड पार्ट था यार, ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। फिर फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, ठीक है। या फिर एक और पार्ट साथ में लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 4, ठीक है ना, या लेस देन 5 कर दो, ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ अब इतनी चीज़ें निकालनी है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट मैंने इतने क्वेश्चन लिए, इसमें से आपको पूरा खाका समझ में आ जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। नाउ हम अपन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन अननोन के फॉर्म में दिया गया है, तो ऊपर वाले का नियम, भगवान का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, कि सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक। तो सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे तो इतना मालूम है, बिकॉज अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान का नियम जो है ना, तो उसको ऐसे लिख लेना कि वी नो, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो सिग्मा पी होता है ना, सिग्मा पी एक्स, वो कितना होता है 1। तो सारा दैट इज, इसका कहने का मतलब है कि a + 3a + कितना हो गया, अरे यार मैं इसमें 5a + 7a + डॉट 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 करते करते 17a सारे ऑड गए हैं, और ये किसका होता है, 1 होता है। अच्छा अब बताओ, a 3a 5a, यानी 1 से लगा के 17 तक सारे ऑड नंबर जोड़ने हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 81 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लो, 17 15 ये सब करके देख लेते हैं, हमारे पास 81 आ जाएगा, ठीक है ना। 81 = 1। तो ये बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/81 आ गया। अच्छा अब यहाँ पर 1/81 रख दो a की वैल्यू, तो हमारे पास p मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ पर रख रहा हूँ, कट कर रहा हूँ ना, तो मैं सीधे 1/81 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3/81, यहाँ पर 5/81, ठीक है, यहाँ पर 7/81, यहाँ पर 9/11, 11/81, 13/81, 15/81, और फिर लास्ट में 17/81, ठीक है। अब इसी के नीचे कॉलम बना के आप लिख दोगे तो CDF मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप जोड़ जोड़ के लिख देना। नेक्स्ट मैं आता हूँ, ये तो भाई अपना फर्स्ट पार्ट निपट गया। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड, अच्छा मैंने कुछ वैसा लिख दिया था, ये सेकंड भी तो हो गया ना, क्यों, आप लिख लोगे, मैं सीधे थर्ड पार्ट करता हूँ। उसमें क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होता है कि यार प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 2 से बड़ी पे सारी। अच्छा इक्वल टू 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 की पर भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि जब x बराबर 2 है तब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उससे बड़ी सारी निकालनी है। तो 2 से बड़े जितने भी हैं, कहाँ से लगा के 8 तक, वहाँ तक सब काउंट करनी है और सबको जोड़ना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 भी रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 भी रहेगा, प्लस डॉट डॉट करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 8 भी रहेगा, ठीक है ना। अब मुझे देखो, मुझे कितनी प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों प्रोबेबिलिटीज मुझे चाहिए, तो मैं सबको जोड़ूंगा। अब देखो एक नियम काम करता है, एक नियम काम क्या करता है कि देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जो चाहिए या जो नहीं चाहिए, टोटल मिला के क्या होती है 100% यानी 1 होती है। तो जब कभी बहुत बड़ी कैलकुलेशन आए, ज़्यादा चीज़ों को ऐड करना हो प्रोबेबिलिटीज़ में, तो एक काम करो, ज़्यादा चीज़ों को ऐड मत करो, बल्कि वो चीज़ें निकाल फेंको जो अपने को नहीं चाहिए। यार टोटल दिया गया है, टोटल में से अगर हमें कोई चीज़ निकालनी है तो हम वो चीज़ निकाल लें, एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, टोटल में से जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो निकाल फेंकूं, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बजाय मैं एक काम कर लेता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उस 1 में से जो मुझे नहीं चाहिए वो निकाल फेंकूँ,
तो मुझे इस सीरीज में क्या नहीं चाहिए, 2 से लगा के 8 तक तो चाहिए, केवल 0 और 1 नहीं चाहिए। तो 1 में से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये भी हटा दूँ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 ये भी हटा दूँ, तब भी वही आंसर आएगा। अच्छा, आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार ये ऐड करके लिख देना और एक बार मेरे बताए हुए मेथड से करना, सेम आंसर भी आएगा, तो उससे तसल्ली दिल को हो जाती है। और बाकी तो सही तो है ही। x इक्वल्स टू 0 पे कितना हो गया 1/81, तो ब्रैकेट के अंदर 1/81 प्लस x के बराबर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/81। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आया, हमारे पास आ गया 1 माइनस अंदर जो जुड़ेगा तो कितना आएगा 4/81 आ गया। ठीक है ना। अब 1 माइनस, तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा और नीचे ये और जुड़ के घटने के बाद कितना आएगा 77/81 एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ और अगले पे जाते हैं हम। ठीक है ना। अगले पे मतलब रफ कर दूँ, ये वाला पोर्शन इतना रफ कर देता हूँ, अपन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। नाउ तो हमने क्या करा, 4 नंबर पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 की बात करी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 की बात करी गई है। मुझे मतलब 3 से छोटी चाहिए, तो 3 के इक्वल भी नहीं चाहिए। तो 3 से छोटी 3 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो 3 से छोटी कौन कौन सी हैं 2, 1 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, बस इतनी ही चाहिए। तो जोड़ लो सबको, 1/81, 3/81 और प्लस 5/81, तो 9/81 आ जाएगा, जो यहाँ से कटने के बाद 1/9 आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फटाफट और भी कर लेते हैं। तो जैसे चौथा, अब 5वां नंबर करते हैं। 5वें नंबर में क्या दिया गया है, 5वें नंबर में ये दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मैं स्मॉल x भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एंड लेस देन 6। तो देखो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए और बाउंड्री की वैल्यू 2 और 6 नहीं ले सकते। 2, 6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इन पर इक्वल टू का नहीं लगा हुआ है। तो 2 और 6 के बीच में ये वैल्यूज हुई और 2 और 6 ले नहीं सकते, तो क्या क्या ले सकते हैं, केवल 3, 4 और 5 ले सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 पर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 पे निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 पे निकालना है। तो 3 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/81, ठीक है ना। 4 पे कितनी है 9/81 और 5 पे कितनी है 11/81। सबको जोड़ो, 11 9 20 और 7 27 हो गया 27 और डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, कट पिट जाएगा तो 9 से काटा तो 9 3 27, 9 9 81 हो गया ना, और भी कट गया 1/3 हो गया। तो ठीक है ना। वैसे 27 को मैं डायरेक्ट भी ले सकता था, पहाड़ा तो मेरे को भी आता है, यहीं आगे लिख देता हूँ, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये हो गया। और लास्ट हमारे पास जो बच गया वो कौन सा, 6 नंबर प्रॉब्लम। आपको समझ में आ ही गया होगा, आप मेरे से पहले ही सॉल्व कर लोगे इसको, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको भी ख़त्म कराऊँ। तो 5 और यहाँ से 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से लगा के 5 के बीच में सबको रखना है। बस 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, और 2 इंक्लूड करेंगे क्योंकि 2 पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, बट 5 नहीं लूंगा। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। तो x बराबर 2 पर हमने ऐड किया तो कितना आ गया 5/81 प्लस 7/81 प्लस फिर कितना हो जाएगा 9/81। ठीक है, तो 9 7 16 हो गया, 16 5 21 हो गया और 21/81 आ गया। 3 से मरेगा तो 7 और 3 से ये काट दी तो कितना आया, 1 मिनट, 3 2 जा 6 आ गया और फिर 2 कैरी हुआ, 3 से 21 आ गया। कोई गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या, 3 2 जा, अच्छा ऊपर आया 3 7 जा, ओके, और नीचे ठीक है, तो 7/27 आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज CDF पता चला, क्वेश्चन कितने तरीकों से कितना कुछ घुमा के पूछ सकता है, आपको पूरा सॉल्व करना आ गया। आई होप कि यहाँ तक में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला पोर्शन अभी कंप्लीट हो अपना, कि जिसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जाने,
CDF को जाने एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। तो अभी हम सिखाने के दौर में हैं। अब हमारा अगला वीडियो होगा, इसके एक अलग सेगमेंट पे आएगा, दैट इज़ मीन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन और बाकी जो भी मुझे सॉल्व करना है। तो वो मैं मीन है या मीन को ही एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, वेरिएंस कैसे निकाला जाए उसके लिए फॉर्मुलेशन जो होगा वो बताएंगे, और फिर करते कैसे हैं अपन को जानना है। तो ये बातचीत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।